Hello students, in today's lecture number 27, we shall discuss the concept of meter bridge. Meter bridge which is also known as slide wire bridge. मीटर ब्रिज को मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज क्यों कहते हैं ये अभी हम बात करेंगे. मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस और एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस. ये एक डिवाइस है जिसका यूज हम अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए करते हैं. इससे पहले हमने व्हीट स्टोन ब्रिज की बात की थी. व्हीट स्टोन ब्रिज का ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मीटर ब्रिज है. मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज is the practical application of the Wheatstone bridge. It is used to measure an unknown resistance. ये Wheatstone bridge का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है. कौन? मीटर ब्रिज. मीटर ब्रिज जिसको स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है और इसका उपयोग अननोन रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है. To find unknown resistance or to measure an unknown resistance we use meter bridge. What is its principle? ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, पहले हम उसकी बात जानेंगे. Meter bridge works on the principle of Wheatstone bridge. It works on the principle of Wheatstone bridge. जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा आपसे कि meter bridge is the practical application of Wheatstone bridge. So it is very much obvious that this meter bridge will work on the principle of Wheatstone bridge. जिस सिद्धांत पर Wheatstone bridge काम करता है उसी सिद्धांत पर यह मीटर ब्रिज काम करेगा, क्योंकि मीटर ब्रिज Wheatstone bridge का ही एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है. अकॉर्डिंग टू विच, अब Wheatstone bridge का प्रिंसिपल क्या है? Wheatstone bridge के प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था कि द प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंसेज ऑफ अपोजिट आर्म्स इज इक्वल व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड. मीन्स जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है, जब IG का वैल्यू 0 है, गैल्वेनोमीटर करंट का वैल्यू 0 है, तो अपोजिट आर्म्स के रेजिस्टेंसेज का प्रोडक्ट बराबर होता है. या फिर हम कहते हैं P/Q इज इक्वल टू R/S या P/R इज इक्वल टू Q/S. ये बात हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंस्ड कंडीशन जब निकाली थी तब की थी. तो मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है. मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. मीटर ब्रिज works on the principle of Wheatstone bridge, according to which bridge is balanced when P/Q is equal to R/S. That is, no current is flowing through the galvanometer, or we can say that the galvanometer does not show any deflection. That is, galvanometer current IG is 0. ये प्रिंसिपल है मीटर ब्रिज का. सो मीटर ब्रिज क्या है? मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिसका यूज किसी अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए किया जाता है. मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, जिसके अनुसार ब्रिज उस समय बैलेंस्ड होता है जब ब्रिज के अंदर जुड़ा हुआ गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है. यानी जब गैल्वेनोमीटर करंट 0 होता है तो अपोजिट आर्म्स के रेजिस्टेंसेज का प्रोडक्ट बराबर होता है. या फिर कहें P/Q इज इक्वल टू R/S होगा. ये बैलेंस्ड कंडीशन कहलाती है. और ऐसा कब होगा? जब IG इज इक्वल टू 0 होगा. इस कंडीशन को P/Q इज इक्वल टू R/S, इसे हम P/R इज इक्वल टू Q/S भी लिख सकते हैं, आपको मैंने बताया था. अब हम चलते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ दिस मीटर ब्रिज. देखिए, ये मीटर ब्रिज इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें 1 मीटर का वायर होता है. तो मीटर ब्रिज क्यों नाम इसका पड़ा? ये डिवाइस है, ये मीटर ब्रिज डिवाइस है. इस मीटर ब्रिज डिवाइस में क्या क्या है देखिए. ये मीटर ब्रिज है. मीटर ब्रिज में ये जो आपको एल शेप का ये स्ट्रिप जैसा दिखाई दे रहा है, एल शेप, ये बेसिकली कॉपर स्ट्रिप्स होती है. ठीक है, थिक मेटल स्ट्रिप्स होती है. ये थिक मेटल स्ट्रिप्स जो एल शेप की है, एक एल शेप थिक मेटल स्ट्रिप ये है, एक एल शेप थिक मेटल स्ट्रिप ये है और एक थिक मेटल स्ट्रिप बीच में है. ये 3 थिक मेटल स्ट्रिप्स इसमें होती हैं.
इसमें टर्मिनल्स बने हुए थे जिससे कि कनेक्टिंग वायर्स को जोड़ा जा सकता है। इसमें देखिए इस एल शेप की थिक मेटल स्ट्रिप में एक टर्मिनल ये है ए, एक ये टर्मिनल है, एक ये टर्मिनल है, और ऐसे ही राइट साइड की जो एल शेप्ड थिक मेटल स्ट्रिप है इसमें भी 3 टर्मिनल हैं, और जो बीच वाली थिक मेटल स्ट्रिप है इसमें भी 3 टर्मिनल हैं। तो सभी स्ट्रिप्स में 3-3 टर्मिनल हैं। अब देखिए ये जो लेफ्ट साइड का थिक मेटल स्ट्रिप है इसका ये टर्मिनल, और मिडिल वाली थिक मेटल स्ट्रिप का ये टर्मिनल, इन दोनों यानी इस गैप में, इसको लेफ्ट गैप कहते हैं, इस लेफ्ट गैप में एक हम रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? आर, या फिर कहें आरबी, रेजिस्टेंस बॉक्स। एक रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ते हैं जिसके अंदर से हम अपनी इच्छा अनुसार वैल्यू निकालते हैं। यानी इस रेजिस्टेंस आर का वैल्यू हमें पता होता है, इसलिए इसको मैंने नॉन रेजिस्टेंस लिखा है। इस गैप को राइट गैप कहते हैं, और इस राइट गैप में देखिए इस राइट साइड की थिक मेटल स्ट्रिप के इस टर्मिनल और इस मिडिल स्ट्रिप के इस टर्मिनल यानी इस राइट गैप में एक रेजिस्टेंस S जुड़ा होता है जिसे अननोन रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अननोन रेजिस्टेंस। और इसी अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें पता करना होता है, क्योंकि हमने अभी देखा था कि मीटर ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम अननोन रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। तो इसे इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम इस मीटर ब्रिज की हेल्प से पता करना चाहते हैं। देखिए इस जो ये मिड पॉइंट है बीच वाली थिक मेटल स्ट्रिप का, इस थिक मेटल स्ट्रिप का ये जो बीच वाला टर्मिनल है इसका एक हिस्सा गैल्वेनोमीटर के एक टर्मिनल से जुड़ा रहता है, और दूसरा टर्मिनल गैल्वेनोमीटर का एक कनेक्टिंग वायर की हेल्प से जॉकी से जुड़ा रहता है। ये एरो जॉकी को रिप्रेजेंट करता है, जे को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? जे, जॉकी को। कौन? ये जो एरो एंड है, ये एरो एंड जॉकी को रिप्रेजेंट करता है, और ये कनेक्टिंग वायर है, ये कनेक्टिंग वायर है, ये कनेक्टिंग वायर है, ये कनेक्टिंग वायर है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये कनेक्टिंग वायर है, ये कनेक्टिंग वायर है, ये अननोन रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इस कनेक्टिंग वायर की हेल्प से देखिए ये जॉकी जुड़ी हुई है गैल्वेनोमीटर के दूसरे टर्मिनल से, और इधर वाला टर्मिनल गैल्वेनोमीटर का इस थिक मेटल स्ट्रिप के मिड पॉइंट से जुड़ा है। और ए और बी ये जो दो टर्मिनल पॉइंट्स हैं, जो लेफ्ट एंडेड ये थिक मेटल स्ट्रिप है और जो राइट एंडेड थिक मेटल स्ट्रिप है, इसके ए और बी टर्मिनल के बीच में एक वायर, किसका? मैग्नीन का, जो एक अलॉय है। इस मैग्नीन का वायर कितना लंबा? 1 मीटर लेंथ का, यानी 100 सेंटीमीटर का, 100 सेंटीमीटर या फिर कहें 1 मीटर लेंथ का एक वायर बहुत टाइट खिंचा हुआ बांधा जाता है। ए और बी के बीच में एक वायर जो कि नॉर्मली मैग्नीन वायर होता है, अलॉय होता है, एक ऐसे वायर को ए और बी के बीच में खींच करके, टाइटली खींच करके बांध दिया जाता है। ए और बी के बीच में टाइट किया जाता है, क्लैंप कर दिया जाता है। ए और बी के बीच में 1 मीटर मैग्नीन वायर को टाइटली क्लैंप किया जाता है, स्ट्रेच करके। ठीक है, इसलिए इस डिवाइस को मीटर ब्रिज कहते हैं, क्योंकि इसमें जो वायर यूज हो रहा है वो 1 मीटर लेंथ का है, इसलिए इसे मीटर ब्रिज कहते हैं। और दूसरा इसका नाम स्लाइड वायर ब्रिज इसलिए है क्योंकि ये जो जॉकी है इसको हम इस वायर के ऊपर स्लाइड करते हुए ले जाते हैं, ऐसे यहाँ से स्लाइड करते हुए ले जाते हैं, इधर भी ला सकते हैं, तो स्लाइड कर सकते हैं इस वायर के ऊपर जॉकी को, इसलिए इसको स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। अब देखिए इसी वायर के पैरेलल यहाँ पर जुड़ा रहता है, अटैच होता है एक स्केल, जिस पर स्केल बना होता है। ये 0 सेंटीमीटर और ये 100 सेंटीमीटर, तो यानी 1 मीटर स्केल हो गया ये। ठीक है, और ये स्केल इस वायर के पैरेलल है, तो जहां भी हमें नल पॉइंट और वैलेंस पॉइंट मिलेगा इस स्केल की हेल्प से हम वो रीडिंग नोट कर पाएंगे। तो ये स्केल है। अब देखिए ये जो ए पॉइंट है इस मीटर ब्रिज का, ये जो ए पॉइंट है ये 0 पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, या 0 एंड के नाम से भी जाना जाता है। इस ए पॉइंट को 0 एंड या 0 पॉइंट भी कहते हैं, और इस ए पॉइंट और 0 एंड और 0 पॉइंट को सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। सेल का नेगेटिव टर्मिनल 1 वे की के एक टर्मिनल से और 1 वे की का दूसरा टर्मिनल इस मीटर ब्रिज के 100 सेंटीमीटर पॉइंट या बी पॉइंट से जोड़ा जाता है। तो ये कंस्ट्रक्शन है मीटर ब्रिज का। यहाँ पर मैं आपको एक मीटर ब्रिज का फोटोग्राफ भी दिखा देता हूँ, देखिए आप शायद देख पाएंगे। ये मीटर ब्रिज का एक फोटोग्राफ है।
ठीक है। इस मीटर ब्रिज, ये मीटर ब्रिज है जो आपको फिजिक्स लैब में भी देखने को मिलेगा बच्चों। इसी टाइप का मीटर ब्रिज लैब में अवेलेबल है। तो देखिए जरा, मैं इसको उसी तरीके से रख देता हूँ जैसे मैंने बनाया है। ठीक है, जैसे मैंने बना रखा है नीचे, उसी तरीके से इसको देखिए। तो देखिए ये है मीटर ब्रिज, ये स्केल, ये रहा स्केल। ठीक है, इस स्केल के पैरेलल एक वायर लगा सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने वायर को स्केल के ऊपर ही स्ट्रेच किया हुआ है। ठीक है, और ये जो स्ट्रिप है, एल शेप की स्ट्रिप, ये रही। ठीक है, और दूसरी जो एल शेप की स्ट्रिप है, एक एल शेप स्ट्रिप ये है और दूसरी एल शेप स्ट्रिप ये है दूसरी, और ये मिडिल स्ट्रिप है। तो देखिए आप इस पर इस एल शेप स्ट्रिप पर 3 टर्मिनल है, 1 2 3। ये पूरी स्ट्रिप देखिए, यहां से यहां तक वाली स्ट्रिप ये देखिए, ये शो की हुई है। ठीक है, ये वाली स्ट्रिप है एल शेप स्ट्रिप। तो 1 टर्मिनल 2 टर्मिनल 3 टर्मिनल, 1 टर्मिनल 2 टर्मिनल 3 टर्मिनल, और ये गैप हो गया जिसमें अननोन रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, ये गैप है अननोन रेजिस्टेंस। और ये मिडिल स्ट्रिप है, मिडिल थिक मेटल स्ट्रिप है जिसमें 3 टर्मिनल हैं। देखिए 3 टर्मिनल हैं मिडिल स्ट्रिप पर, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, और ये लेफ्ट हैंडेड एल शेप स्ट्रिप है, थिक मेटल स्ट्रिप है, ये रही। यहाँ भी 1 2 और 3 टर्मिनल है, 1 2 और 3 टर्मिनल है। और ये जो गैप है यहाँ जोड़ा जाएगा रेजिस्टेंस बॉक्स, यहाँ क्या जोड़ा जाएगा, रेजिस्टेंस बॉक्स। और ये जो बीच में लगी हुई है ये जॉकी है, अभी इसमें कोई कनेक्शन नहीं किया गया है। मैं आगे आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल भी है, टू मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस यूजिंग मीटर ब्रिज, जो हमें प्रैक्टिकल में भी करना है। उसका वीडियो भी मैं लगभग 10 से 15 मिनट का आपको दिखाने वाला हूँ इसी लेक्चर में, तो उस समय और समझेंगे। तो ये मीटर ब्रिज का फोटोग्राफ है, और ये जो वायर इसके ऊपर स्ट्रेस्ड है, ये मैग्नीन वायर है, अलॉय होता है। तो ये पूरा जो अरेंजमेंट है, देखिए यहाँ पे एक लकड़ी के बोर्ड पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ है, लकड़ी के बोर्ड पर। इसे कहते हैं मीटर ब्रिज। आई थिंक आपको अब मीटर ब्रिज समझ में आ गया होगा, इसका कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। मैंने यही लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये जो वायर यहाँ पर है, इसकी लेंथ 1 मीटर है और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म है, यानी एक जैसा है, हर जगह एक जैसा वायर एरिया है वायर का। तो जब इस जॉकी को हम इस वायर के ऊपर चलाएंगे तो एकदम रब करते हुए नहीं जाना है, रगड़ते हुए नहीं जाना है। यदि हम रगड़ते हुए जॉकी को चलाएंगे तो फिर उस केस में इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदल सकता है, जिससे कि मेजरमेंट में हमें दिक्कत आएंगी। इसलिए रब करते हुए जॉकी को नहीं ले जाते हैं कभी भी। जब भी हम जॉकी को एक तरफ से दूसरी तरफ स्लाइड करते हैं तो जगह जगह टच करके देखते हैं। ठीक है, तो रब करते हुए नहीं ले जाना है, क्योंकि रब करने से वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया में चेंज आ सकता है। इसलिए रविंग नहीं करनी है, रगड़ते हुए जॉकी को नहीं ले जाना है, जगह जगह टच करके देखना है आपको छोटे छोटे गैप पर कि कहाँ पर आपको नल पॉइंट यानी गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन मिलता है। ठीक है, तो ये एक बात हो गई मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन। इसमें 1 मीटर का एक वायर होता है, और ये देखिए ये जो है ये एल शेप की ये थिक मेटेलिक स्ट्रिप्स हैं, बीच में भी एक थिक मेटेलिक स्ट्रिप है, और इस वायर को टाइटली लिखा है मैंने स्ट्रेस्ड। एक वायर है 1 मीटर लेंथ का, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, स्ट्रेस्ड टाइट एंड क्लैम्प्ड बिटवीन 2 थिक मेटेलिक स्ट्रिप्स बेंट एट राइट एंगल। राइट एंगल मतलब एल शेप, ये 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ी हुई है, और इन दोनों टर्मिनल के बीच में टाइटली स्ट्रेस्ड और क्लैम्प किया गया है ए और बी के बीच कौन, एक वायर, किसका, मैग्नीन वायर। ठीक है, तो ये है आपका मीटर ब्रिज, जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। और व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल ये कहता है कि ब्रिज इज बैलेंस्ड when galvanometer does not show any deflection. It means Ig is equal to 0. It means P upon Q is equal to R upon S. Or we can say the product of resistances of opposite arms of a bridge are equal. यही प्रिंसिपल है व्हीटस्टोन ब्रिज का, जिस प्रिंसिपल पर ये मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज वर्क करता है। और देखते हैं इसके कंस्ट्रक्शन में, दीज मेटेलिक स्ट्रिप्स, ये जो मेटेलिक स्ट्रिप्स मैंने यहाँ पर इस डायग्राम में बताई, ये जो मेटेलिक स्ट्रिप्स हैं हैव 2 गैप्स, इसमें 2 गैप्स हैं।
हालांकि ये सारी बातें मैं बोल चुका हूँ अभी एक्सप्लेनेशन में, लेकिन फिर भी एक बार और देख लेते हैं। दीज मेटेलिक स्ट्रिप्स हैव टू गैप्स अक्रॉस विच रजिस्टर्स कैन बी कनेक्टेड। इन मेटेलिक स्ट्रिप्स में दो गैप होते हैं, एक गैप ये हो गया और एक गैप ये हो गया, जिनके बीच में हम रजिस्टर्स या रेजिस्टेंसेज को जोड़ सकते हैं। एक लेफ्ट गैप में हम नॉन रेजिस्टेंसेज को जोड़ते हैं, जिसको रेजिस्टेंस बॉक्स हम कह सकते हैं। उसमें से हम जो जैसी वैल्यू निकालना चाहें वैसी वैल्यू निकाल सकते हैं। नॉन होती है वैल्यू, इसलिए इसको नॉन रेजिस्टेंस कहा जाता है। और राइट साइड के गैप में हम अननोन रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, in left gap non resistance is connected and in right gap an unknown resistance is connected, unknown resistance whose value is to be calculated, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है उस unknown resistance को जोड़ा हुआ रहता है। किस गैप में? राइट गैप में। अब देखते हैं और आगे देखते हैं। द जीरो एंड ऑफ द वायर, जीरो एंड ऑफ द वायर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। जीरो एंड मैंने अभी आपको बताया, जिसको ए से भी लिखा, जो कि 0 सेंटीमीटर पर है, उससे हम कह रहे हैं जीरो एंड। जीरो एंड ऑफ द वायर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ध्यान रखिएगा, वो जीरो एंड सेल के पॉजिटिव से ही जुड़ा होना चाहिए। यदि जीरो एंड सेल के पॉजिटिव से नहीं जुड़ा है तो ध्यान रखिए आपको बैलेंस पॉइंट कभी नहीं मिलने वाला। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन है इस प्रैक्टिकल को करते समय, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते समय, कि जो जीरो एंड है मीटर ब्रिज का या वायर का, मीटर ब्रिज के वायर का जीरो एंड वो कनेक्टेड होना चाहिए। इट मस्ट बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल एंड 100 सेंटीमीटर एंड ऑफ द वायर शुड बी कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। और 100 सेंटीमीटर एंड जो है यानी बी पॉइंट, वो जुड़ा रहना चाहिए नेगेटिव टर्मिनल। किसके नेगेटिव टर्मिनल से? सेल के नेगेटिव टर्मिनल से। अब यहाँ पर जो आप सेल ले रहे हैं, ये आप एक इलेक्ट्रॉनिक सेल ले सकते हैं, ठीक है, कोई बैटरी ले सकते हैं, या फिर लैक्लांसी सेल प्रिपेयर कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, या डैनियल सेल ले सकते हैं थ्रू ए वन वे की। और वन वे की भी हमने वहाँ पर जोड़ी थी, आपने देखा था। वन वे की के थ्रू हमने जोड़ा है। देखिए ये वन वे की है। आप देखिए ये जो जीरो एंड है, जो 0 सेंटीमीटर और ए पॉइंट या जीरो एंड है, ये सेल के पॉजिटिव से जुड़ा होना चाहिए। और सेल का नेगेटिव टर्मिनल वन वे की से होते हुए किस में जाना चाहिए? बी एंड यानी 100 सेंटीमीटर पॉइंट से जुड़ा होना चाहिए। आगे बात करते हैं। वन एंड ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू द मिड पॉइंट ऑफ द मेटेलिक स्ट्रिप बिटवीन द टू गैप्स एंड द अदर एंड ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू जॉकी। देखिए यही हो रहा है। वन एंड ऑफ द गैल्वेनोमीटर, एक टर्मिनल ये गैल्वेनोमीटर का और एक टर्मिनल ये। वन एंड ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू मिड पॉइंट ऑफ द सेंट्रल थिक मेटल स्ट्रिप। ठीक है, जो मिडिल मेटल स्ट्रिप है, सेंट्रल मेटल स्ट्रिप है, उसके मिडिल टर्मिनल से जुड़ा हुआ है कौन? गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल। गैल्वेनोमीटर का दूसरा टर्मिनल जुड़ा है जॉकी से। किससे जुड़ा है? जॉकी से। अब देखिए जॉकी क्या होता है, मैंने यहाँ लिखा है जॉकी। जॉकी मीन्स ए मेटेलिक रॉड। जॉकी एक मेटेलिक रॉड है हुज वन एंड हैज ए नाइफ एज, हुज वन एंड हैज ए नाइफ एज, जिसका एक एंड चाकू के समान धार का होता है। चाकू के समान धार का होता है। ठीक है, चाकू के जितना तेज तो नहीं होता लेकिन उतना ही नुकीला होता है। ए मेटेलिक रॉड हुज वन एंड हैज ए नाइफ एज विच कैन स्लाइड ओवर द वायर, जिसको वायर के ऊपर स्लाइड करते हैं टू नो नल पॉइंट और बैलेंस पॉइंट। नल पॉइंट कहो या बैलेंस पॉइंट कहो, एक ही बात है। नल पॉइंट और बैलेंस पॉइंट पता करने के लिए ये देखिए, ये है जॉकी, जिसका एंड नाइफ एज के जैसा होता है। इसको इस वायर के ऊपर स्लाइड करते हैं, जगह जगह टच करके देखते हैं और उस पॉइंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जहां पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आता है। और जहां गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आता है वहां हम कहते हैं कि वो पॉइंट बैलेंस पॉइंट और नल पॉइंट कहलाता है। वो बैलेंस पॉइंट और नल पॉइंट कहलाता है। सो नल पॉइंट और बैलेंस पॉइंट इज ए पॉइंट वेयर गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। यानी नल पॉइंट और बैलेंस पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता। अब देखिए वर्किंग कैसे वर्क करता है ये मीटर ब्रिज।
ये तो हमने मीटर ब्रिज क्या होता है, मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल क्या होता है, मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कैसा है, ये बात की। अब देखते हैं इसकी वर्किंग। एज वी क्लोज की के, जैसे ही हम की के को क्लोज करेंगे, ये देखिए की को क्लोज करेंगे तो डेफिनेटली इसमें करंट फ्लो होगा। क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा करंट फ्लो, क्योंकि सेल का ये देखिए मीटर ब्रिज का ये वायर का ये ए एंड सेल के पॉजिटिव से यानी ये हाई पोटेंशियल पर है, और वायर का बी एंड सेल के नेगेटिव से यानी ये लो पोटेंशियल पर है। तो वायर के दोनों एंड के बीच में क्या आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। इसलिए क्या फ्लो हो जाएगा सर्किट में? करंट फ्लो हो जाएगा। ये सर्किट हो गया प्राइमरी सर्किट, इस मीटर ब्रिज का ये प्राइमरी सर्किट कहलाता है। ठीक है, अब देखिए एज वी क्लोज की के and after taking out a suitable resistance R from the resistance box, the jockey is slided over the wire to know the position of null point or valence point. At null point our bridge is balanced. यानी जैसे ही हम की के को क्लोज करते हैं और फिर जॉकी को इस वायर के एक एंड से दूसरे एंड पर स्लाइड करते हैं। कब स्लाइड करेंगे? जब इस रेजिस्टेंस बॉक्स से कोई एक सूटेबल वैल्यू रेजिस्टेंस का हम फाइंड आउट निकाल लेंगे। जैसे 0.1 ओम निकाल सकते हैं या 1 ओम निकाल सकते हैं, ये हमारे ऊपर अपने डिपेंड है। 0.1 निकालिए, 0.2 निकालिए, 0.3 निकालिए, 0.4, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे कोई भी वैल्यू का रेजिस्टेंस इस आर से निकाल लीजिए और फिर जॉकी को इस वायर के ऊपर स्लाइड कीजिए। तो कहीं ना कहीं आपको एक जगह ऐसी मिलेगी जहां पर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। मान लीजिए इस जगह गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, तो ये जो जे पॉइंट है, दिस पॉइंट इज नोन एज नल पॉइंट और बैलेंस पॉइंट। और ये जो लेंथ होगी जीरो एंड से इस बैलेंस पॉइंट की जो ये लेंथ होगी एल, इसको कहेंगे बैलेंस लेंथ। एल क्या कहलाएगी? एल कहलाएगी बैलेंस लेंथ। क्या कहलाएगी? बैलेंस लेंथ। एल क्या कहलाएगी? बैलेंस लेंथ। व्हाट इज बैलेंस लेंथ? इट इज द लेंथ ऑफ, इट इज द डिस्टेंस या लेंथ ऑफ द बैलेंस पॉइंट और नल पॉइंट फ्रॉम जीरो एंड ऑफ द मीटर ब्रिज, या जीरो एंड ऑफ द वायर से बैलेंस पॉइंट और नल पॉइंट की जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, उसे हम बैलेंस लेंथ कहते हैं। ये एल हो गई। और पूरा वायर कितने का है? 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर का। तो ये जो रिमेनिंग लेंथ होगी तो ये कितनी हो जाएगी? 100 माइनस एल हो जाएगी यानी ये एल है तो ये 100 माइनस एल हो जाएगी। कौन सी? बीजे। बीजे 100 माइनस एल हो जाएगी क्योंकि ए जे एल है और ए से बी कितना है? 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर है। तो जब ए जे एल है तो डेफिनेटली बी जे क्या हो जाएगा? 100 माइनस एल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने की को क्लोज किया, आर से एक सूटेबल वैल्यू निकाली और वैल्यू निकालने के बाद हमने जॉकी को जगह जगह टच करके देखा तो देखा कि यहाँ पर बैलेंस पॉइंट और नल पॉइंट मिला है। और ये जो लेंथ है जीरो एंड से, ये बैलेंस लेंथ कहलाएगी। तो ये 100 माइनस एल, और फिर फॉर्मूले में रख करके हम एस की वैल्यू निकाल पाएंगे। सारी कैलकुलेशन मैंने आगे एक वीडियो आपको दिखाऊंगा, उसमें बताया हुआ है। तो देखिए अब इसका एस का फॉर्मूला क्या होगा, एस का थ्योरेटिकल रिलेशन हम निकालना चाहते हैं तो क्या होगा। देखिए जब ब्रिज बैलेंस्ड है, हमें नल पॉइंट मिल गया, एट नल पॉइंट आवर ब्रिज इज बैलेंस्ड। और जब ब्रिज बैलेंस्ड है तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S हो जाएगा। P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S हो जाएगा। अब देखिए इसमें R है हमारे पास, S है, और मान लेता हूं ये P है। कौन सा? ए जे पार्ट जो है, ए जे, ए से जे तक का जो हिस्सा है वायर का, उसका रेजिस्टेंस मैं P मान लेता हूं। और जे से बी तक जो वायर है इस वायर का रेजिस्टेंस में Q मान लेता हूं। कहां से कहां? ए से जे तक जो वायर है, ए से जे तक जो वायर है उसका रेजिस्टेंस P मान लिया, और जे से बी तक जो वायर है उसका रेजिस्टेंस Q मान लिया। ये गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है बीच में, इधर ये R, ये P, ये S, ये Q। तो ये बन गया एक व्हीटस्टोन ब्रिज। बनाया नहीं? वही इस तरीके से बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज। ये R है, ये R है, और नीचे वाला जो वायर है ये P है, ये P, और यहाँ आपने जोड़ा हुआ है गैल्वेनोमीटर, और इधर है आपका S, और इधर ये हो गया आपका, ये जो वायर है ये हो गया Q। तो इस टाइप का व्हीटस्टोन ब्रिज ये बन गया, व्हीटस्टोन ब्रिज ही है ये। ठीक है, तो P, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। तो P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S, या P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S
लिखा जा सकता है। अब यहाँ से हमें S का वैल्यू चाहिए। P यहाँ पर मैं यदि लिखूं वेयर R इज नॉन रेजिस्टेंस, ठीक है, S अननोन है, S अननोन रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू हमें निकालना है, S अननोन रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू हमें निकालना है, Q रेजिस्टेंस है ऑफ वायर और कौन से पोर्शन का, पोर्शन कौन सा है वायर का, पोर्शन VJ, और P रेजिस्टेंस है वायर का, कौन से पोर्शन का, रेजिस्टेंस ऑफ वायर कौन से पोर्शन का है, पोर्शन A से J तक का रेजिस्टेंस P है और B से J तक का रेजिस्टेंस Q है। तो मैं यहाँ से इस फॉर्मूले से अननोन रेजिस्टेंस S कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा Q अपॉन P इंटू R, यही तो आएगा, Q अपॉन P इंटू R, ये अननोन रेजिस्टेंस आएगा। अब मुझे Q और P की वैल्यू चाहिए। सिंस Q कितना होगा, Q पोर्शन का जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा। अब देखिए रेजिस्टेंस होता क्या है, यदि हम रेजिस्टेंस की बेसिक डेफिनेशन पर जाएं तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, रो एल अपॉन ए होता है। अब यहाँ रो तो सेम रहेगा, रो सेम रहेगा क्योंकि मटेरियल नहीं बदल रहा है वायर का, और लेंथ जो क्यू जो पोर्शन है इसकी लेंथ क्या है, 100 माइनस एल है। क्यू पोर्शन की लेंथ क्या है, 100 माइनस एल है। क्यू पोर्शन किसका रेजिस्टेंस है, क्यू पोर्शन है इस पोर्शन का रेजिस्टेंस, और इस पोर्शन की लेंथ क्या है, 100 माइनस एल। तो क्यू जो रेजिस्टेंस होगा वो रो एल की जगह हो जाएगा 100 माइनस एल अपॉन एरिया भी सेम रहेगा क्योंकि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात इसमें की गई है। सिमिलरली P क्या आएगा, P की वैल्यू जो आएगी रो, और P पोर्शन किसका रेजिस्टेंस है, P पोर्शन इस वायर के इस पोर्शन का रेजिस्टेंस है। P जो रेजिस्टेंस है वो वायर के पोर्शन AJ का रेजिस्टेंस है। तो AJ का लेंथ क्या है, L, AJ का लेंथ क्या है, L, तो L और एरिया कितना है, A, ये एरिया है, ठीक है, एरिया तो सेम है। अब Q और P का वैल्यू यहाँ पर रखें तो S क्या आ जाएगा, देयरफॉर S वुड बी कितना हो जाएगा, Q का वैल्यू रखिए, Q का वैल्यू आया रो 100 माइनस एल अपॉन एरिया, और P का वैल्यू आया रो L अपॉन एरिया इंटू R। अब रो से रो कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, फाइनली S का वैल्यू क्या आ गया भाई, 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू R। ये फाइनल रिलेशन आ गया अननोन रेजिस्टेंस के लिए, 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू कैपिटल R, ठीक है। तो इस तरीके से हम अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं मीटर ब्रिज की हेल्प से किसी वायर का। तो अननोन रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, नॉन रेजिस्टेंस कितना आपने निकाला और बैलेंस पॉइंट कहाँ पर आया, इन बातों पर डिपेंड करता है। अब देखिए कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ये कैसे आया, समझ में आ गया क्या, एक बार फिर से देख लेते हैं। P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S, ये बैलेंस कंडीशन यूज की जहां पर R नॉन रेजिस्टेंस है, S अननोन रेजिस्टेंस है, और Q BJ पोर्शन जो है वायर का उसका रेजिस्टेंस है, और P पोर्शन AJ का रेजिस्टेंस है। तो Q जो पोर्शन Q रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, रो 100 माइनस एल, क्योंकि Q रेजिस्टेंस है BJ पोर्शन का और BJ पोर्शन की लेंथ है 100 माइनस एल, तो रो 100 माइनस एल अपॉन ए, और P हो जाएगा रो एल अपॉन ए, क्योंकि P जिस पोर्शन का रेजिस्टेंस है उसकी लेंथ एल है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी मैंने सेम लिखा है क्योंकि सेम वायर है तो रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, केवल लेंथ में चेंज आ रहा है। तो Q और P की वैल्यू जब यहाँ पर रखेंगे तो S का वैल्यू क्या आ जाएगा, S का वैल्यू इतना आ जाएगा 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू कैपिटल R, ये S का वैल्यू आ जाएगा, और जिसकी हेल्प से हम अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं
आपको इससे रिलेटेड एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हम इस मीटर ब्रिज की हेल्प से अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. A very good morning to all of you. We have our next experiment, that is to find the resistance of given wire using meter bridge and hence determine the resistivity or specific resistance of a given material. The formula used for find out the unknown resistance X is equal to 100 minus L upon L multiplied by R, which we known as specific resistance is equal to X by D square upon 4L. That is the circuit diagram of meter bridge. Okay. ये जो मीटर ब्रिज का अरेंजमेंट है उसका सर्किट डायग्राम है. यहाँ पे आप एनालिसिस कर सकते हैं उस सर्किट डायग्राम को हमने कैसे बनाया है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. इस डायग्राम में देखिए ये एक लेक्लांसी सेल है. लेक्लांसी सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये वन वे की है. ये आपका अननोन रेजिस्टेंस है जिसको इन्होंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है. और ये आपका नॉन रेजिस्टेंस है जिसको रेजिस्टेंस बॉक्स, यानी लेफ्ट गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स और राइट गैप में अननोन रेजिस्टेंस. और ये देखिए मिडिल टर्मिनल से गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल और गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव जॉकी के दूसरे एंड से जोड़ा गया है. ठीक है. अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये गैल्वेनोमीटर है. दिस इज द गैल्वेनोमीटर. इस गैल्वेनोमीटर में दो टर्मिनल हैं. ये पॉजिटिव टर्मिनल है रेड वाला और ये ब्लैक वाला नेगेटिव टर्मिनल है. और गैल्वेनोमीटर में देखिए ये जीरो है, मिडिल में जीरो है. और इस जीरो के इस तरफ ये 10, ये 20, ये 30. ऐसे ही जीरो के लेफ्ट साइड में 10, 20, 30, यानी जीरो के राइट साइड में 30 डिविजन्स हैं, जीरो के लेफ्ट साइड में 30 डिविजन्स हैं. इस समय इसका निडल जीरो पर है, इसका मतलब ये बैलेंस्ड है. ठीक है. तो ये गैल्वेनोमीटर है और ये सफ़ेद जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये कनेक्टिंग वायर्स हैं. तो देखिए आगे क्या है. और ऑब्जेक्ट इज नोन एज गैल्वेनोमीटर. ओके. गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू प्रोवाइड द डायरेक्शन ऑफ करंट. डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ जाता है उसे प्रोविजन करने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज होता है. गैल्वेनोमीटर का पॉइंट है दोनों जगह डिफ्लेक्शन देता है. इट गिव्स द डिफ्लेक्शन इन बोथ द डायरेक्शन. द राइट हैंड साइड डिफ्लेक्शन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन वन डायरेक्शन एंड द लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑन अनदर डायरेक्शन. ओके. दैट डिवाइस इज नोन एज बैटरी एलिमिनेटर. ओके. यहाँ पर इन्होंने बैटरी एलिमिनेटर का यूज किया है. हम इसकी जगह लेक्लांसी सेल का यूज करेंगे. हम चाहें तो बैटरी एलिमिनेटर का भी यूज कर सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल. अब इस बैटरी एलिमिनेटर में भी देखिए एक रेड टर्मिनल है और एक ब्लैक टर्मिनल है. जो रेड है वो पॉजिटिव होगा, जो ब्लैक है वो नेगेटिव होगा. और इसमें सप्लाई वोल्टेज भी सेट किया जा सकता है. बैटरी एलिमिनेटर जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट वोल्टेजेस प्रोवाइड कर सकते हैं. ये 0 है, ये 2 है, 4, 6, 8, 10, 12, मैक्सिमम 12 वोल्ट इससे हम सर्किट को दे सकते हैं. तो जहां आपको रखना है 2 पर रखेंगे तो बैटरी का वोल्ट 2 लिखा जाएगा. 4 पर रखते हैं तो 4 लिखा जाएगा. That battery eliminator is basically a rectifier which is used to convert 220 volt AC into 4, 2, 6, 8, 10 or 12 volt DC. Okay. That device is known as resistance box, which is used to provide the particular resistance in the circuit. That one is one-way key, okay, which is used to provide the current on the circuit. As you see, there is a wire that is known as resistance wire. Okay. ये resistance wire जो है, इसी resistance wire का हमको resistance अभी निकालना है. Particular इसी resistance wire का structure हमने इसलिए बनाया है ताकि आपको ऐसा लगे कि resistance की तरह है. Okay, इसका provision ये था. That device is known as jockey. Jockey is basically the device which is used to move on the meter bridge scale so that we'll get the deflection in the galvanometer. Okay. As you see in the table of the unknown resistance, we have
the resistance from resistance box are L, 100 minus L, and the unknown resistance formula. Okay. First of all, we have to establish the connection of the meter bridge. From the center of the meter bridge, we have a knob. That knob is connected with the positive terminal of galvanometer. The negative terminal of the galvanometer is attached by the jockey. Okay. So in this arrangement, आपको दिखाई देगा कि the central point of the meter bridge is connected with the positive terminal of the galvanometer. Okay, and the negative terminal of the galvanometer is connected with the jockey. The negative terminal of the galvanometer is connected with the jockey. That positive terminal of the galvanometer is connected with the positive terminal of galvanometer is connected with the central point. Okay. The next circuitry is R. R means what? Two knob of this arrangement is connected with knob of resistance box. As you see, the two knob of this arrangement is connected with two knob of resistance box. Two knob of this arrangement connected with two knob of resistance box. That wire is known as connecting wire. Okay. Next, we have the arrangement. The negative terminal of battery eliminator is connected with one-way key, and the next terminal of one-way key connected with the last end of the meter bridge. Okay. Let's see. The negative terminal of battery eliminator is connected with one-way key, one knob, and the other knob of one-way key is connected with the other end of the meter bridge. Okay. For the establishment of another circuit, we have the arrangement. We have the arrangement of unknown wire. Unknown wire put on that knob between that knob, so that we'll get the resistance of that wire from the formula. Actually, what is the process of meter bridge here? We have to move that jockey in such a way that we will get the zero deflection in galvanometer. That deflection of galvanometer give us particular length of the wire, so that we'll get the length and put it on the formula. Okay. Let's start the experiment. So the power of the circuit has started. Okay. Now we just take out one resistance from the resistance box. Okay, that is 2 ohm resistance. Okay. Now what happened? See the deflection in galvanometer. When we put galvanometer on that last position, you will get the deflection on the right hand side. When we have the deflection in left hand side, it is only due to the galvanometer on the left hand side. As you put the galvanometer, the pointer of the jockey, on the very left hand side, you will get the deflection in galvanometer in left hand side. As you see, the deflection of the galvanometer is on the left hand side. Okay. We have started our experiment where we have to move the jockey in such a way that we will get the zero deflection. Okay. We will start to move the jockey. We'll get at one point we have zero deflection, and that point is 57. On 57 we will get the zero deflection of galvanometer. Okay, so length AB is 57. Okay, R is 2 ohm, whatever the resistance we have used on the resistance box. Next, 57
100 minus 57, so we'll get 100 minus L, and we have the formula x is equal to R 100 minus L upon L. After putting the values, we will get the result x1. Apart from that, we have another values of the resistance. As we take out another knob, so that we'll get the resistance 4 ohm. Okay, the same process will repeat by this 4 ohm resistance, so we'll get the new L, new 100 minus L, and after putting the values on the formula, we'll get the new value. After repeating this experiment for other values of resistance, we'll get x1, x2, x3 and x4. After taking the mean of these values, we'll get x mean. Okay. Now, we have another table that is known as diameter of the wire. For this purpose, we have used a screw gauge. Okay. Screw gauge is basically a device which is used to measure the diameter of the wire. As you see, we just assemble that wire on the screw gauge. We will get the readings. Okay. What the reading of a screw gauge implies? We have main scale reading, then circular scale reading and least count. Okay. As you see, in the screw gauge we have two types of measurement. Okay. First one, that is known as main scale reading, that is circular scale reading. We have to take the reading of this scale. Okay. So the main scale reading is of 0. So on the main scale we have taken 0. What is circular scale? Circular scale is basically what we have to do. We have to take out that reading which coincide the circular scale reading or main scale reading. Okay. Suppose we have 85. 85 is the reading where the circular scale and main scale are coinciding. Okay. Apart from that, multiply with least count, so we'll get the 0.85 as the value. Lastly, we have the formula rho is equal to x by d square upon 4L. X is what? X is basically the value of resistance, whatever we have get. Pi is 3.14. D is diameter of wire. What we have taken is 0.85. Then upon 4 into L. L means the length of wire. Whatever the wire we have used here, we have to take out the length of the wire. We have used 52 centimeter or 50 centimeter wire. So the length of wire is 50. We have approached as 50. On putting these values, we will get the value of rho. And rho is what? Rho is specific resistance. Okay. So अभी आपने एक वीडियो देखा, इसमें अननोन रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है मीटर ब्रिज की हेल्प से, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वायर का कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये जाना। उन्होंने जो फार्मूला यूज किया वो यही था, केवल अंतर ये था कि एस की जगह उन्होंने एक्स मान लिया है। ये तो हमारा अपना चॉइस है कि हम क्या माने, ठीक है। और इस एस का अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू उन्होंने निकाला। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑब्जर्वेशंस लेने हैं, कम से कम 6 ऑब्जर्वेशंस लेने ही होते हैं टू इंक्रीज द एक्यूरेसी। तो ये था मीटर ब्रिज, जो इसके मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया, वीडियो भी दिखाया। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। ये सारा काम आपको प्रैक्टिकल लैब में प्रैक्टिकल्स में भी करना है। ये प्रैक्टिकल भी है सीबीएसई में। चलिए अब हम कुछ कंक्लूजन्स की बात करते हैं, जो अभी तक हमने सीखा इस मीटर ब्रिज में, उससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है। नंबर 1, देखिए आपने मीटर ब्रिज में देखा कि थिक कॉपर स्ट्रिप्स, जो मेटल स्ट्रिप्स हैं, कॉपर यानी मेटल, ठीक है, थिक मेटल स्ट्रिप्स ऑफर मिनिमम रेजिस्टेंस एंड हेंस अवॉइड एंड रेजिस्टेंस। आपने सोचा होगा कि इसमें जो मेटल स्ट्रिप्स क्यों यूज की हुई है, मेटल स्ट्रिप्स यूज करने का क्या मतलब मेन कारण है। देखिए इसमें जो ये मेटल स्ट्रिप्स हैं, ये मेटल स्ट्रिप्स हैं, दीज आर द मेटल स्ट्रिप्स, राइट। ये मेटल स्ट्रिप्स हैं। इन मेटल स्ट्रिप्स की जगह हम वायर यूज कर सकते थे, लेकिन मेटल स्ट्रिप्स ही यहाँ पर क्यों यूज की गई हैं। ये मेटल स्ट्रिप्स इसलिए यूज की गई हैं जिससे कि क्योंकि ये मेटल है तो इसका रेजिस्टेंस काफ़ी कम होगा, रेजिस्टेंस काफ़ी कम होगा। कम रेजिस्टेंस के कारण ये मेटल स्ट्रिप्स यहाँ पर यूज की गई हैं। तो हमारे जो क्वेश्चन इसमें देखिए, जो मैंने डायग्राम आपको दिखाया था, ये वाला जो डायग्राम था, इन दोनों टर्मिनल के बीच में भी यहाँ पर भी एक स्ट्रिप लगी रहती है,
यही जैसी स्ट्रिप ये होती है वैसी स्ट्रिप होती है कॉपर स्ट्रिप, कॉपर की होती है, उसके ऊपर सिल्वर लेयर डिपॉजिट होती है, इसलिए वो सिल्वर जैसी दिखाई देती है, लेकिन बेसिकली ये सब कॉपर्स की हैं। ठीक है, तो इन मेटल स्ट्रिप्स का यूज इसलिए किया जा रहा है, इस गैप में भी कॉपर स्ट्रिप लगाई जाती है, इस गैप में भी लगाई जाती है। अब यहाँ पर मेटल जो थिक मेटल स्ट्रिप्स हैं, कॉपर स्ट्रिप्स का यूज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, और ये रेजिस्टेंस कम होने के कारण इनका एंड इफेक्ट नहीं आएगा। एंड इफेक्ट नहीं आएगा तो हमारा मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट आएगा, क्योंकि ये जो फार्मूला हमने डिराइव किया है इसमें हमने एंड रेजिस्टेंस को इंक्लूड नहीं किया है, एंड रेजिस्टेंसेज नहीं लिए हैं। जो एंड के रेजिस्टेंसेज हैं, इन एंड रेजिस्टेंसेज को हमने नहीं लिया है, इसके रेजिस्टेंसेज को, इस वायर के रेजिस्टेंसेज को, ये कनेक्टिंग वायर्स हैं इनके रेजिस्टेंसेज को, ठीक है, इन कॉपर स्ट्रिप्स मेटल स्ट्रिप्स के रेजिस्टेंसेज को फार्मूले के डेरिवेशन में नहीं लिया गया है, और इसलिए हम कॉपर स्ट्रिप्स का यूज कर रहे हैं, मेटल स्ट्रिप्स का यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस काफ़ी मिनिमम होता है, और मिनिमम होने की वजह से वो मेजरमेंट में ज़्यादा मतलब कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। दूसरा पॉइंट, मीटर ब्रिज इज नॉट सुटेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेरी लो रेजिस्टेंस। बहुत कम रेजिस्टेंसेज की वैल्यूज को इससे मेजर नहीं किया जा सकता, वेरी लो रेजिस्टेंसेज को इसकी हेल्प से हम मेजर नहीं कर सकते, बिकॉज फॉर मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस, क्योंकि लो रेजिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए और जो बाकी रेजिस्टेंसेज यूज किए गए हैं वो सभी लो होने चाहिए, और जब बाकी और रेजिस्टेंसेज लो होंगे तो ये जो ब्रिज है उसकी सेंसिटिविटी को ज़्यादा रखना पड़ेगा, और ज़्यादा सेंसिटिविटी रखने के लिए गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस लो रखना पड़ेगा, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ही केवल लो नहीं रखना पड़ेगा, एंड रेजिस्टेंसेज जो हैं कॉपर स्ट्रिप्स के और जो कनेक्टिंग वायर्स हैं उनके जो रेजिस्टेंसेज हैं वो भी अननोन रेजिस्टेंस के बराबर रखने पड़ेंगे। मेरा मतलब ये है कि जो लो रेजिस्टेंस को हम मीटर ब्रिज की हेल्प से मेज़र करना उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है। मीटर ब्रिज इज नॉट suitable for the measurement of very low resistance, because for measurement of low resistance all other resistances used should have low value to ensure the sensitivity of the bridge, which requires a galvanometer of very low resistance, and also the end resistance yani resistances of copper strips and resistances of connecting wire become comparable to the unknown resistance, and it may result error in the measurement। मतलब ये है कि यदि हम लो रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे तो ये जो कॉपर स्ट्रिप्स जुड़ी हुई हैं, जो मेटल स्ट्रिप्स जुड़ी हुई हैं, जो कनेक्टिंग वायर्स जुड़े हुए हैं, ये कनेक्टिंग वायर्स जुड़े हुए हैं, इनका रेजिस्टेंस भी हमें कम लेना पड़ेगा, और उस वजह से फिर हमें जो गैल्वेनोमीटर है वो उसका रेजिस्टेंस भी कम लेना पड़ेगा, क्योंकि सेंसिटिविटी ज़्यादा चाहिए, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कम लेना पड़ेगा, और दूसरा जो अननोन रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू और इन सभी रेजिस्टेंसेज का वैल्यू लगभग एक जैसा हो जाएगा, और क्योंकि इनको तो ये तो लो है ही, ये ऑलरेडी लो रेजिस्टेंसेज हमने लिए हुए हैं, और यदि हमने एस भी लो रेजिस्टेंस ले लिया तो उस केस में भाई इनका रेजिस्टेंस और इनका रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा, तो वो ब्रिज कंडीशन को अफेक्ट करेंगे, तो फिर उस केस में जो है ब्रिज कंडीशन अफेक्ट होगी तो फिर रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा। सिमिलरली मीटर ब्रिज को हम बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए भी सूटेबल नहीं मानते, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस का मेजरमेंट यदि करेंगे तो जो और रेजिस्टेंसेज हैं वो भी हाई होने चाहिए, जिससे कि सेंसिटिविटी ऑफ ब्रिज बनी रहे, बट दिस रिड्यूसेज करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर विच बिकम्स इनसेंसिटिव। मतलब क्या है, अभी देखिए हमने ये कॉपर स्ट्रिप्स, ये रेजिस्टेंसेज, कनेक्टिंग वायर्स, इन सब के रेजिस्टेंसेज को कम लिया हुआ है। यदि हम एस को प्रॉपर वैल्यू का ना लेकर के वेरी लो या वेरी हाई ले लेते हैं, वेरी लो तो हमने एक्सप्लेन कर लिया, यदि इसको बहुत ज़्यादा हाई लेते हैं तो उस केस में हमें बाकी रेजिस्टेंसेज को भी हाई लेना पड़ेगा सेंसिटिविटी मेंटेन करने के लिए। तो जब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हम हाई करेंगे तो इससे कम करंट फ्लो होगा, तो गैल्वेनोमीटर तो इनसेंसिटिव हो जाएगा सेंसिटिव होने के बजाय, तो गैल्वेनोमीटर इनसेंसिटिव हो जाएगा तो फिर मेजरमेंट गलत आएंगे। इसलिए हम मीटर ब्रिज की हेल्प से ना तो हम बहुत ज़्यादा लो रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, मीटर ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव, मीटर ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव, मीटर ब्रिज मोस्ट सेंसिटिव होता है, कब ज़्यादा सेंसिटिव होता है, व्हेन द फोर रेजिस्टेंसेज फॉर्मिंग द व्हीट स्टोन ब्रिज आर इक्वल, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ द बैलेंस पॉइंट इज समवेयर नियर द मिडिल ऑफ द वायर।
जो मीटर ब्रिज है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव कब होगा, ये मीटर ब्रिज सबसे ज्यादा सेंसिटिव कब होगा। अब मैं बार बार ये सेंसिटिव वर्ड का यूज कर रहा हूँ। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेंसिटिवनेस? सेंसिटिवनेस का मतलब है कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बहुत कम बदलने से भी गैल्वेनोमीटर में बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन आ रहा है। इसका मतलब हमारा मीटर ब्रिज बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो ज्यादा से ज्यादा हमें सेंसिटिव रखना है मीटर ब्रिज को। तो मीटर ब्रिज को ज्यादा सेंसिटिव रखने के लिए हमें जो बैलेंस पॉइंट है इस वायर के लगभग मिड में मिलना चाहिए। यानी यदि ये वायर 100 सेंटीमीटर का है तो हमें बैलेंस पॉइंट लगभग 50 सेंटीमीटर के आसपास मिलना चाहिए। ठीक है, तो मीटर ब्रिज जब बैलेंस पॉइंट लगभग 50 सेंटीमीटर पर मिलेगा तो हमारा जो मीटर ब्रिज है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होगा। क्योंकि जब 50 सेंटीमीटर पर, मान लीजिए ये 50 सेंटीमीटर का पॉइंट है और यहाँ पर हमें बैलेंस पॉइंट मिलता है, तो 50 सेंटीमीटर के केस में इस वायर का इस पोर्शन का रेजिस्टेंस इस पोर्शन का रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा, यानी P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S हो जाएगा। यानी ब्रिज हमारा बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। तो इसलिए हमें बैलेंस लेंथ लेते समय ध्यान रखना है कि जो हमारा बैलेंस लेंथ है लगभग वायर के मिडिल में आना चाहिए, यानी 50 सेंटीमीटर के आसपास हमारा बैलेंस पॉइंट आना चाहिए। यदि नहीं आ रहा है तो देखिए कि कहीं कनेक्शंस तो लूज नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसमें कनेक्शंस टाइट होने चाहिए, इसमें कहीं रस्टिंग नहीं होनी चाहिए, डस्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए, कोई वायर लूज नहीं होना चाहिए। वायर को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए एंड्स को, उस पर कई बार कार्बन जमा हो जाता है। ठीक है, तो रब करके उसको साफ कर लेना चाहिए सैंड पेपर से। कनेक्शंस टाइट होने चाहिए। सेल का पॉजिटिव मीटर ब्रिज के 0 से जुड़ा होना चाहिए, सेल का नेगेटिव मीटर ब्रिज के 100 से जुड़ा रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द बैलेंस पॉइंट ऑफ द मीटर ब्रिज इज नॉट अफेक्टेड ऑन इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ सेल एंड गैल्वेनोमीटर। बिल्कुल, यदि हम इस सेल के जगह गैल्वेनोमीटर को और गैल्वेनोमीटर की जगह सेल को, यानी सेल को यहाँ लगा दें गैल्वेनोमीटर की जगह और सेल की जगह गैल्वेनोमीटर को लगा दें, यानी दोनों को इंटरचेंज कर दें गैल्वेनोमीटर और सेल को, तो क्या बैलेंस पॉइंट में कोई फर्क आएगा? नहीं, कोई फर्क नहीं आएगा, बैलेंस पॉइंट वहीं मिलेगा। बशर्ते कि ये जो इंटरचेंजिंग है आप उस समय कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ बैलेंस्ड, व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड। इसमें लिखना चाहिए व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड। जब ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में है तो उस केस में इनको इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द बैलेंस पॉइंट और नल पॉइंट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स ए जीरो एंड ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एस। बिल्कुल, देखिए ये अननोन रेजिस्टेंस एस है, इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ गया तो इस वायर के अंदर करंट कम होगा, और करंट कम होने का मतलब ये जो बैलेंस पॉइंट है डेफिनेटली ए की तरफ शिफ्ट होगा, जीरो एंड की तरफ शिफ्ट होगा। तो एस बढ़ाने से बैलेंस पॉइंट जीरो एंड की तरफ आएगा। यदि मैं एस को बढ़ाने के बजाय कम कर देता हूं तो इस वायर के अंदर क्या होगा? करंट बढ़ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो गया, और रेजिस्टेंस कम होने से करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ने का मतलब ये बैलेंस पॉइंट ए की तरफ नहीं जाएगा, ये बी की तरफ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? बी की तरफ जाने का मतलब शिफ्टिंग 100 सेंटीमीटर की तरफ हो रहा है। ठीक है, तो देखिए द बैलेंस पॉइंट और नल पॉइंट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स जीरो एंड और पॉइंट ए ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है द बैलेंस पॉइंट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स पॉइंट बी और 100 सेंटीमीटर एंड ऑन डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एस। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द परसेंटेज एरर और एरर इन द मेजरमेंट ऑफ अननोन रेजिस्टेंस कैन बी मिनिमाइज्ड। आप चाहते हैं कि अननोन रेजिस्टेंस आपका बहुत अच्छे से मेजर हो, इसमें कोई एरर नहीं हो, तो उसके लिए आपको बैलेंस पॉइंट कहाँ मिलना चाहिए? नियर द मिडिल ऑफ द ब्रिज, नियर द मिडिल ऑफ द ब्रिज के मिडिल में, यानी वायर के मिडिल में मिलना चाहिए, यानी 50 सेंटीमीटर के आसपास यदि आपको बैलेंस पॉइंट मिलता है तो फिर उस केस में जो अननोन रेजिस्टेंस के मेजरमेंट में एरर है उसकी संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट, थिक स्ट्रिप्स आर यूज्ड इंस्टीड ऑफ थिन वायर्स। थिक स्ट्रिप्स का यूज किया गया है इस मीटर ब्रिज में। देखिए थिक स्ट्रिप्स का यूज किया गया है, इनकी जगह थिन वायर यदि हम लगा देते तो क्या होता है? या थिन वायर क्यों नहीं लगाया गया, इनकी जगह थिक स्ट्रिप्स का ही क्यों यूज किया गया है? क्योंकि थिक स्ट्रिप्स का एरिया ज़्यादा होता है, और एरिया ज़्यादा होने से इनका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम होने से हमारा ब्रिज ज़्यादा सेंसिटिव होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस कम होने से ब्रिज ज़्यादा सेंसिटिव होगा, यानी एंड एरर को ये हटा देगा।
तो ये पॉइंट नंबर 1 के जैसा ही है। थिक स्ट्रिप्स का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि उनका एरिया ज़्यादा होता है, एरिया ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस कम होता है, और रेजिस्टेंस कम होने से ब्रिज सेंसिटिव होगा। ठीक है, तो ये थियोरेटिकल पार्ट हुआ, और मैंने प्रैक्टिकल भी आपको वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश की है।